Hello students, welcome to Study Khajana. I am Tanisha. Today we will start our fifth chapter, that is rotational motion and center of mass. ठीक है, सबसे पहले नाम से देखो, नाम में क्या लिखा है हमारे इस चैप्टर में, रोटेशनल मोशन एंड सेंटर ऑफ मास। रोटेशनल मोशन क्या होती है? रोटेशनल मोशन एंड मोशन इन रोटेशन। ओके, ये तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जैसी होती है। अब इसके बाद आता है मेन टॉपिक हमारा होता है सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब क्या होता है? मीन्स मास का जो सेंटर, अब मास का सेंटर क्या लेंगे हम? अब कोई भी हम जब देखते हैं 2 kg, क्या इसमें हम कोई कुछ बोलते हैं कि 2 kg का कुछ सेंटर है या 5 kg का कुछ सेंटर है? क्योंकि मास तो हमारा वेट ही होता है नॉर्मली। तो इसका सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या होता है? सेंटर ऑफ मास का मतलब ये होता है बेटा कि कोई भी जब हमारी कोई भी एक बॉडी लेते हैं हम, ठीक है, उसका जो हम सेंटर लेते हैं उस पे हम उसका सारा जो मास होता है ना उसका इक्विवेलेंट ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी मतलब जो वोल मास है वो कंसंट्रेटेड होता है उसके सेंटर पे। इसका मतलब जैसे 2 kg है, 2 kg उस वोल बॉडी का मास है, बट हम उसको कंसंट्रेट करते हैं उसके सेंटर से। ठीक है, तो कंसंट्रेट करते हैं उसके सेंटर पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास। ठीक है, 2 kg कोई भी एक बॉडी है जैसे, ठीक है, इसका वेट है बेटा 5 kg। ठीक है, इसका इस पोर्शन पे क्या वेट 5 kg है, इस पोर्शन पे क्या वेट 5 kg है, इस पोर्शन पे नहीं। ठीक है, इस पे कुछ 3 ग्राम होगा, इस पे कुछ 4 ग्राम होगा। जैसे अब कोई भी ये बॉडी लो आप, जैसे कुछ ऐसी कुछ बॉडी हो, ठीक है, तो यहाँ पे वेट बेटा ये बहुत ही भारी है। ठीक है, एरिया बहुत ज्यादा है, यहाँ पे वेट मानो 3 kg है, यहाँ पे कुछ 300 ग्राम है। ठीक है, तो क्या आप इस पूरी बॉडी का वेट ऐसे बोल दोगे कि 3 kg इस पे है, लेफ्ट साइड है, और 300 ग्राम राइट हैंड साइड है? नहीं, आप इसे यहीं पे बोलोगे कि 330 kg है, 300 ग्राम है, 3.3 kg है। ठीक है, आप इसे यही बोलेंगे। ठीक है, या फिर 330 ग्राम बोलेंगे। ठीक है, ये हुआ बेटा, ये हमारा होगा सेंटर ऑफ मास। इट मीन्स मैं पूरी बॉडी का जो मास होगा लेफ्ट में, राइट में, या कहीं अपवर्ड या डाउनवर्ड किसी भी एक मैं पॉइंट पे जब कंसंट्रेट करूंगी सारे मास को, उसे मैं क्या बोलूंगी? सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो मैं इसे डिफाइन कैसे कर सकती हूँ? सेंटर ऑफ मास इज डिफाइंड एज अ पॉइंट फॉर अ सिस्टम of particles where whole mass of the body is supposed to be concentrated। ठीक है, सेंटर ऑफ मास बेटा वो पॉइंट होता है जहां पे मैं उस वॉल बॉडी का जो मास होता है उसे मैं मानती हूँ कि वहां पे वो कंसंट्रेटेड है। ठीक है, ये मेरा क्या होता है? सेंटर ऑफ मास। इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है बेटा कि सेंटर ऑफ मास हुआ क्यों है? ठीक है, तो सिग्निफिकेंस क्या है मेरा? सिग्निफिकेंस ये होता है बेटा इसका, इसकी हेल्प से हम वेलोसिटी, मोमेंटम या किसी भी बॉडी की मोशन, अब मोमेंटम ऑफ और वेलोसिटी अगर हमें पता लग जाते हैं तो हम उस बॉडी की मोशन को बता सकते हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है? वी कैन इजिली डिफाइन वेलोसिटी, मोमेंटम और मोशन ऑफ अ बॉडी और द सिस्टम। ठीक है, किसी भी हम बॉडी की मोशन, वेलोसिटी, मोमेंटम या ठीक है किसी भी एक सिस्टम की बता सकते हैं। इसके बाद हमारा क्या होता है बेटा? सेंटर ऑफ मास लेते हैं हम, इसके एक्सप्रेशंस आते हैं। ठीक है, अच्छी यूनिट है, इसकी वेटेज वाले हैं जो पोर्शन वो आगे है। अब मैं जो कराऊंगी वो बेसिक्स है, ठीक है, वो आगे यूज होगा, तो आपको ये सारा बस समझना है, इसके फिर आगे कंसेप्ट यूज करने हैं। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? अगर मैं किसी 2 बॉडीज के लिए लूं,
जैसे कोई भी मेरी ये मेरी एक्सिस है, ठीक है, एक्स वाई जेड, यहाँ पे कोई मेरा ए पॉइंट है, दैट इज ए, यहाँ पे मेरा कोई बी पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे मैं फोर्स एक्सर्ट कर रही हूँ F1, यहाँ पे मैं फोर्स एक्सर्ट कर रही हूँ F2, ठीक है। ये मेरा पॉइंट है C, ओके। ये है मेरा सेंटर ऑफ मास, मैं इस बॉडी का कंसीडर कर रही हूँ, सेंटर ऑफ मास क्या है, C, ठीक है। ये मेरी रेडियस बिट है R1, ये मेरी ओरिजिन से लेके A तक डिस्टेंस है R1, और मेरी यहाँ पे ओरिजिन से लेके B तक डिस्टेंस है R2, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे कैसे करेंगे, F1, let F1 be external force on A and F2 external force on B, ओके। तो मैं इसे कैसे करूंगी, टोटल फोर्स मेरा क्या होगा, टोटल फोर्स होगा F इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2, ये हुआ, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा, मेरा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से क्या होता है, F इज इक्वल्स टू ma। अब देखो A मेरा क्या होता है, A इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt, और V मेरा क्या होता है बेटा, V होता है मेरा d अपॉन dr अपॉन dt। तो मैं यहाँ पे अगर मैं पुट करूं, अगर मैं A में dv बाई dt की जगह V की जगह मैं पुट करूं dr बाई dt, देन d बाई dt एंड dr बाई dt, ओके। तो इसके बाद क्या होगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर, ये हुआ। एक्सेलरेशन मेरा क्या हो जाएगा, d स्क्वायर r बाई dt स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं फोर्स को लिख सकती हूँ F इज इक्वल्स टू m d स्क्वायर r बाई dt स्क्वायर, ठीक है। तो मेरा F1 और F2 की टर्म्स में क्या आ जाएगा, F1 होगा m d स्क्वायर r1 स्क्वायर dt स्क्वायर, और F2 होगा मेरा m d स्क्वायर r2 स्क्वायर dt स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मेरा F क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2, दैट इज m d स्क्वायर r1 अपॉन dt स्क्वायर प्लस m d स्क्वायर r2 स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, if I take m common then d square r1 dt square plus d square r2 square d square r2 dt square, ठीक है। तो यहाँ से मेरा हुआ, ये मेरे टर्म्स, अगर मास मैंने एक लिया, ठीक है, इफ मास मेरा अलग अलग होगा बेटा, तो यहाँ पे F1 क्या आ जाएगा, m1 d स्क्वायर r1 dt स्क्वायर प्लस m2 d r2 dt स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मैं F में, तो मेरा यहाँ F क्या हो जाएगा, अगर मैं m1 और m2 से मल्टीप्लाई करती हूँ इस इक्वेशन को, मैं इसे चेंज कर सकती हूँ पहले इसे ऐसे, d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर m1 r1 प्लस d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर m2 r2। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर m1 r1 प्लस m2 r2, ठीक है। अब मैं इस इक्वेशन को बेटा डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करती हूँ m1 प्लस m2 से, तो ये क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 d स्क्वायर dt स्क्वायर m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा बेटा, अब मैं देखो, अगर मैं इसे कंपेयर करती हूँ F इज इक्वल्स टू m d स्क्वायर r अपॉन dt स्क्वायर से, तो मेरा यहाँ पे m क्या आ जाएगा, m आ जाएगा मेरा m1 प्लस m2, और जो मेरा r है वो क्या आ जाएगा, r आ जाएगा मेरा m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस अपॉन m1 प्लस m2। मैंने जब इस इक्वेशन को कंपेयर किया इस इक्वेशन से, तो मेरा m आया है, m क्या है मेरा यहाँ पे मास है, ठीक है, वो मेरा क्या है, दोनों मास का सम, ठीक है। ये मेरा रिजल्टेंट मास है, मेरी रेडियस क्या है, m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा, अगर बोथ मासेस आर सेम,
if both masses are same, m1 is equals to m2 is equals to m, तो ये मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी 2m डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर mr1 प्लस mr2 डिवाइडेड बाय 2m। ठीक है, तो ये यहाँ से मेरी इक्वेशन क्या आ जाएगी 2m डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर, m मैंने कॉमन लिया r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाय 2m। ठीक है, तो यहाँ से ये मेरा मास आया है 2m और मेरी r यहाँ से क्या आ जाएगी रिलेट करने के बाद r1 प्लस r2 अपॉन 2। ये मेरी क्या बेटा, ये है मेरी रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ मास। रेडियस ऑफ मेरे सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगी r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाय 2। इट मीन्स जो मेरी ये रेडियस आई है, जो मेरी ये डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस ये मेरी क्या हो जाएगी r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये मेरा रेडियस निकालने के लिए था सेंटर ऑफ मास की। ठीक है, इसके बाद क्या होगा बेटा, इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन करते हैं। सेंटर ऑफ मास बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में नहीं आते हैं पर ये आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका नहीं पूछेंगे कि रेडियस निकालिए ऐसे के लिए, आगे जो होंगे रेडियस ऑफ गायरेशन और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको टॉपिक कराऊंगी वो सारे, तो आप इसमें देखिए ये ऐसे कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, जैसे सेंटर ऑफ मास एंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स। ठीक है, सेंटर ऑफ मास और इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने मुझे फॉर n पार्टिकल्स के लिए। अब हमें पता है बेटा r हमारी क्या है m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, लास्ट एक्सप्रेशन में ही मैंने ये किया। अब सेंटर ऑफ मास क्या होगा बेटा फॉर n पार्टिकल सिस्टम m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 अप टू mn rn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn। ठीक है, मैंने सिर्फ मास को 1 से लेके n टर्म्स तक लिया, तो मैं r को कैसे डिफाइन करूंगी m1 r1 अप टू mn rn, और मैं सब लूंगी m1 m2 अप टू mn तक। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा अगर मैं इसे इस तरफ लेके आती हूँ तो क्या हो जाएगा rm1 m2 प्लस m3 अप टू mn, और राइट हैंड साइड मेरी क्या बच जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 अप टू mn rn। ठीक है, तो अब देखो बेटा जो मेरा कंसंट्रेटेड मास होता है m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn, वो क्या होता है, अगर मैं उसे होल मास ले लेती हूँ कैपिटल M, तो मेरी इक्वेशन क्या रिड्यूस हो जाएगी r m विल बी m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस अप टू mn rn। ठीक है, अब देखो बेटा मैं इस इक्वेशन को अगर डिफरेंशिएट करते हूँ विद रिस्पेक्ट टू t, अगर मैं इस वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू t, देन इट विल बी d बाई डी टी r ऑफ m is equals to d by dt m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3 up to mn rn। ठीक है, तो m मेरा आ जाएगा बाहर, d by dt of r will be m1 d r1 by dt m2 d r2 by dt plus up to mn d rn बाई डी टी। अब हमें पता है बेटा चेंज इन वेलोसिटी क्या, चेंज इन डिस्टेंस मेरा क्या होता है वेलोसिटी, देन कैन आई रिप्लेस इट फ्रॉम v, ये क्या हो जाएगा एम वी m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 अप टू mn vn।
ठीक है, ये मेरी इक्वेशन क्या आ जाएगी? अगर ये मेरी इक्वेशन है फर्स्ट, ये मेरी इक्वेशन है फर्स्ट आर एम के साथ, तो एम वी के साथ मेरी इक्वेशन है सेकेंड। अब देखो बेटा, अगर मैं डिफ्रेंशिएट करती हूँ इक्वेशन सेकेंड को, इक्वेशन सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी? एम डी वी बाई डी टी m1 d1 बाई डी टी प्लस m2 dv2 बाई डी टी अप टू mn dvn बाई डी टी। देन m, ये क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन m1a1 प्लस m2a1 m2a2 सो mn ठीक है, तो ये मेरे किस टर्म्स में आ गए बेटा? एक्सेलरेशन के टर्म्स में भी आ जाती है ऐसे। हमें पता है m में क्या होता है? फोर्स। ये क्या हो जाएगा? F1, ये क्या हो जाएगा? F2, F3 अप टू Fn। तो मेरा सिस्टम फॉर n पार्टिकल्स भी मेरा क्या आ गया? मेरे सारे फोर्सेस का है। तो ये क्या हो गई बेटा? मेरी ये हो गई इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर n पार्टिकल्स। ओके, ये मेरी क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर n पार्टिकल्स। अब देखो बेटा, इसके बाद आते हैं मेन टॉपिक्स। इसके बाद आती है मेरी, सबसे पहले होती है मेरी रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होती है बेटा? रिजिड बॉडी होती है सिंपली सॉलिड बॉडी। ओके, सॉलिड बॉडी क्या होती है बेटा? अब सॉलिड बॉडी क्या होती है कि हर जगह उसका जो मास होता है वो सेम होता है, ठीक है। किसी भी आप उसे ना तो कहीं से भी दबा सकते हैं ना कहीं से भी उठा सकते हैं, ठीक है। वो जिस सरफेस से या जिस भी शेप में है वो उसी शेप में रहेगी। अगर उसे चेंज करना है तो बहुत ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो रिजिड बॉडी को हम क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी सिंपली एक सॉलिड बॉडी होती है। अब बॉडी इज said to be a rigid body if the distance between constituent particles does not change under इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। रिजिड बॉडी मेरी क्या होती है कि अगर उसके बीच में जो भी डिस्टेंस है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में वो किसी भी फोर्स के अंडर चेंज नहीं होगी, ठीक है। आप बेशक कितना ही फोर्स लगा लो, जैसी शेप है वैसी ही रहेगी, जो डिस्टेंस है वही रहेगी, आपकी वो शेप या डिस्टेंस चेंज नहीं होगी। इसी के साथ हमारा एक पॉइंट आता है बेटा टॉर्क, ठीक है। टॉर्क क्या होता है बेटा? इसे हम वैसे टर्निंग इफेक्ट बोलते हैं फोर्स का। इट इज अ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। और मैं इसे कैसे डिफाइन करूंगी? मोमेंट ऑफ फोर्स। जब भी बेटा मैं बोलती हूँ मोमेंट चेंज बोलूंगी तो वो मेरा क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय टी। अगर मैं मोमेंट ऑफ फोर्स बोलूंगी, मोमेंट का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाइड बाय आर, ठीक है। डिस्टेंस से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी उस टर्म को जिसका मोमेंट लेना है, तो वो मेरा क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? मेरा टॉर्क। टॉर्क को मैं ऐसे टो से डिफाइन करती हूँ। कैसे? एज ए टो, ठीक है। ये मेरा क्या होता है साइन? टॉर्क के लिए। तो टॉर्क क्या होती है? मोमेंट ऑफ फोर्स आर इंटू एफ, ठीक है। ये मैं सिंपली फॉर्मूलाज के लिए आपको छोटी छोटी डेफिनेशंस बता रही हूँ, ये आगे आपकी यूज होनी है, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? ये क्या है? न्यूटन। ये क्या होगी? मीटर। तो एसआई यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर। और मेरी सीजीएस यूनिट डाइन सेंटीमीटर, ठीक है। मेरा फोर्स क्या होता है? ml t-2 और मेरी r से मल्टीप्लाई होगी l, तो मेरा क्या हो जाएगा? ml2 t-2, ठीक है। ये मेरा टॉर्क के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला हो। ये आपके एग्जामिनर ऐसे नहीं पूछेंगे, अभी सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आगे जैसे जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो उसमें पूछ लेते हैं कि आप डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए टॉर्क के लिए, ये ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आता है मोमेंट ऑफ
इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है, जैसे मोमेंट, इसे मैं अगर डिफाइन करूं, जैसे कोई भी बेटा ये रेडियस है, ठीक है, r1 r2 r3, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा मैं कैसे डिफाइन करूंगी? इट इज ए सम ऑफ, this is sum of product of the square of distance from axis of rotation and the mass, ठीक है। इट मीन्स ये डिफाइन होता है बेटा आई से, अगर मैं कोई भी, मेरा मास है m1 और उसकी रेडियस जैसे ये कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे रिजिड बॉडी है, इसका मास है बेटा m और ये है मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अलोंग ये बॉडी मेरी रोटेट कर रही है, ये क्या है मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो ये है मेरा m1, ये मेरी रेडियस है अगर r1, ये मेरा कोई भी पॉइंट है m2, ये मेरी रेडियस r2, यहाँ पे कोई भी mn है, ये रेडियस है rn। तो मेरा, मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे कैसे डिफाइन करूंगी? m1 इज अ प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्टेंस क्या है मेरी r1 स्क्वायर और प्रोडक्ट मेरा किसके साथ है? मास, सम है तो m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर, तो मेरा i क्या होता है? सिंपली mr स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो ये क्या होता है? मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसका अब देखो, अगर मैं ऐसे डिफाइन करती हूँ, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ? I इज इक्वल टू समेशन ऑफ mi ri स्क्वायर, ठीक है। m1 m2 m3 अप टू mn क्या मेरे मासेस रिजिड बॉडी में कोई भी, और मैं r1 r2 और r3 और अप टू rn क्या मेरी डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो यहाँ से मेरा आई क्या आ जाएगा? आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर और एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी एस आई यूनिट क्या होगी बेटा? एस आई यूनिट होगी, एम की मास की क्या होती है? किलोग्राम, आर की क्या होती है? मीटर स्क्वायर, ठीक है। और मेरी सीजीएस यूनिट ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये मेरी सीजीएस यूनिट हो गई। अब मेरा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एम एल टू टी जीरो, ठीक है। मास का मेरा 1 है, L2 और T मेरा 0, ठीक है। इसका मेन जहां जो पूछते हैं बेटा वो पूछा जाता है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एग्जामिनर 2 मार्क्स में पूछता ही है, ठीक है। तो यहां से मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है बेटा? ये मतलब एग्जिस्ट कैसे करता है फिजिकली, हम कैसे देखेंगे कि हमारी नॉर्मल लाइफ में फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, हमें पता है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बेटा मास ही होता है, जैसे हमारा सिंपल कोई भी हमारी जो मोशन लेते हैं उसमें मेरा क्या होता है? मोशन में मेरा मास होता है, रेडियस होती है। इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या होगा बेटा? जब भी हम कोई भी सर्कुलर या रोटेशन बॉडी लेंगे उसमें जो मास करेंगे एंगुलर मोशन में, वो मेरा क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका सिग्निफिकेंस वही होता है जो मेरा एक नॉर्मल मोशन में एक मास का होता है, वो ही मेरा सिग्निफिकेंस होता है एंगुलर या रोटेशन मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ठीक है। अगर मैं कोई भी रोटेशनल मोशन लेती हूँ तो इसमें मास को मैं क्या बोलूंगी? मेरा आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अगर कोई मेरी सिंपल मोशन होती है उसमें मास को सिंपली एम लेती हूँ, ठीक है। तो यही इसका सिग्निफिकेंस क्या है बेटा? सिग्निफिकेंस मेरा बस यही है कि रोटेशनल मोशन में भी मास ही होता है, ठीक है। तो मैं इसे कैसे लिखूंगी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज अ सेम रोल इन रोटेशनल मोशन as the mass of a body plays in
लीनियर मोशन, ठीक है। और इसे मैं क्या लिखूंगा, ग्रेटर द मास ऑफ द बॉडी, ग्रेटर इज इट्स इनर्शिया, ठीक है। ग्रेटर मेरा मास होगा किसी भी बॉडी का, तो ग्रेटर क्या होगा मेरा, इनर्शिया, ठीक है। और मेरा सेम क्या होता है, अगर मेरा ग्रेटर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं एम आई से लिख रही हूँ जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मेरा क्या होगा, ग्रेटर विल बी एंगुलर इनर्शिया, ठीक है, क्योंकि ये रोटेशनल बॉडी में एक्ट करता है, एंगुलर या रोटेशनल मोशन में एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा इनर्शिया भी क्या हो जाएगा, एंगुलर इनर्शिया। तो वही होता है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल एज द मास प्लेज इन लीनियर मोशन, ठीक है। ये सेम रोल करता है रोटेशनल मोशन में जो मेरा मास करता है लीनियर मोशन में। अगर मेरा ग्रेटर होगा मास तो मेरा इनर्शिया ग्रेटर होता है, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर मेरा ग्रेटर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मेरा एंगुलर इनर्शिया क्या हो जाएगा, ग्रेटर, ठीक है। इसके अब डिपेंडेंसी होती है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, ये दो टॉपिक्स होते हैं जो पूछ लेते हैं आपसे 2 मार्क्स में। ये क्या होता है, डिपेंडेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या होता है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास। सेकंड वन इज मोमेंट of inertia depends on distribution of mass. The third one is moment of inertia depends upon distance of particles from the एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओके। तो सिंपली क्या हो जाएगा मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे ये होता है ना एम आई को मेरा क्या होता है, एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे। मास किस पे, मास अगर ज्यादा तो इनर्शिया भी ग्रेटर देन है, तो इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे भी होगा, क्योंकि अलग अलग मासेस भी होंगे, m1 m2 की कैसे मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। और क्या होता है बेटा, आर क्या होता है, मेरी डिस्टेंस होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस पार्टिकल के मास तक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, किस पे डिपेंड करेगा, मास पे, ठीक है, मास डिस्ट्रीब्यूशन पे। एंड द थर्ड वन विल बी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, रेडियस ऑफ गायरेशन। ये ऐसे कई बार पूछ लेते हैं कि डिफाइन रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होती है, जैसे ये है मेरी रिजिड बॉडी है कोई भी, ठीक है। ये है मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये है मेरा मास m1 m2, ये कोई भी मेरा m3 mn, ठीक है। ये मेरा बेटा सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कंसंट्रेटेड, ठीक है। ये है मेरी रेडियस r1 r2 r3 rn, ठीक है। तो ये होता है मेरा k, ठीक है। मैं इसे r, जैसे मैंने कोई भी r4 लिया है, ठीक है। तो वैसे मेरी रेडियस ऑफ गायरेशन होती है के। रेडियस ऑफ गायरेशन बेटा मेरी सिंपली होती है, इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द सेंटर ऑफ मास। अगर मैं यहाँ पे m लेती हूँ सेंटर ऑफ मास, पूरी बॉडी का जहाँ पे मास कंसंट्रेटेड है, अगर वो पॉइंट है मेरा मास m, ठीक है। तो मेरी रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो जाएगी बेटा, m से लेके एक्सिस ऑफ रोटेशन तक के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, रेडियस ऑफ गायरेशन, वो क्या होगी, रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। आप इसे मेरे साथ बोलिए, आपको खुद ब खुद याद हो जाएगी। तो मैं इसे कैसे डिफाइन करूंगी, रेडियस ऑफ गायरेशन इज डिफाइंड एज perpendicular distance between axis of rotation to the center of mass,
ठीक है। रेडियस ऑफ गायरेशन मेरी क्या होगी बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके सेंटर ऑफ मास तक, ठीक है। तो वो मेरी क्या होगी, रेडियस ऑफ गायरेशन। इसके लिए भी अब एक एक्सप्रेशन आता है, कई बार पूछ लेते हैं कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होती है, आप प्रूव कीजिए। तो इम्पोर्टेंट है आपका, आप डिफाइन करके आप कैसे करेंगे, जैसे आपने किया, कंसिडर अ बॉडी ऑफ n particles each of mass m, ठीक है। तो मेरा बेटा टोटल मास क्या हो जाएगा, n बॉडीज है और हर एक बॉडी का मास क्या है, m, तो मैं क्या बोलूंगी, nm। जैसे 4 बॉडी है, ठीक है, 4 बॉडी है मेरी, हर एक बॉडी का मेरा मास है 2 kg, तो मेरा टोटल मास क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 विल बी 8 kg। तो वही है, n मेरा यहाँ पे क्या है 4 और हर एक बॉडी का मास क्या है m, तो मेरा टोटल मास क्या हो जाएगा nm, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी यहाँ पे क्या आ जाएगा, I इज इक्वल्स टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखो बेटा, हर एक बॉडी का मास है मेरा m, कैन आई टेक m1, और ये तो सेम ही होंगे, m1 m2 mn सेम होंगे सब, अप टू mn विल बी m मैंने कॉमन लिया तो क्या आएगा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर, देन I विल बी m। अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ n से और डिवाइड करती हूँ n से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, mn r1 प्लस r2 अप टू rn अपॉन n, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया n से, mn मेरा क्या होता है बेटा, मास, ये क्या हो जाएगा, r1 प्लस r2 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मुझे पता है, और मेरा I क्या होता है, m के स्क्वायर रेडियस ऑफ गायरेशन के केस में, ठीक है। ये मेरा सेंटर ऑफ मास है और ये क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन। अगर मैं इसे कंपेयर करती हूँ, देन मेरा k स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाता है, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, देन k विल बी अंडर रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ठीक है। तो मेरी k की वैल्यूज यहाँ से क्या आ जाती है, अंडर रूट ऑफ rn प्लस r2 अप टू rn स्क्वायर बाय n। तो ये क्या हो जाती है बेटा, रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस, ठीक है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन को मैं और क्या बोल सकती हूँ, रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस। आप ये सारे एक्सप्रेशन करेंगे, कई बार ये पूछ लेता है एग्जामिनर कि प्रूव कीजिए कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस। तो आप इसे ऐसे एक्सप्रेशन से करेंगे। सिंपली मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया, मुझे पता है, और जो सेंटर ऑफ मास तक जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, रेडियस ऑफ गायरेशन के, तो उस टर्म्स में मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, m के स्क्वायर। तो मैंने सिंपली उसको क्या किया, कंपेयर किया, देन k स्क्वायर को मैंने कंपेयर किया रेडियस से, ठीक है। देन मेरी k क्या आ गई, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब इसी के साथ एक और एक्सप्रेशन आता है बेटा काइनेटिक एनर्जी का, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। अब हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी अलोंग विथ मोमेंटम, मोशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है। मोशन ऑफ अ बॉडी में जो मेरी एनर्जी होती है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसमें भी आप ऐसे ही करेंगे। ये कोई भी मेरी रिजिड बॉडी है, m1 m2 m3 m4, ये कोई भी मेरी mn, तो ये मेरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r1 r2 r3 r4 rn, ठीक है। ये क्या है, मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये है मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब बेटा आपको ये लिखना होता है सर कि कंसीडर अ रिजिड बॉडी हैविंग मास m1 m2 m3 अप टू mn, ठीक है। r1 r2 r3 आर द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द मासेस, ठीक है। उसके बाद बेटा अगर मैं लेट करती हूँ v1 v2 अप टू vn आर लीनियर वेलोसिटीज, और ओमेगा मेरी होती है बेटा एंगुलर वेलोसिटी, तो मेरा टोटल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या आ जाएगी,
टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर अप टू हाफ ऑफ mn vn स्क्वायर, क्योंकि मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ ऑफ mv स्क्वायर। तो मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी लूंगी तो हर पार्टिकल्स के लिए जो होगी उसे मैं ऐड कर दूं तो मेरी टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। अब मुझे पता है आर v क्या होती है मेरी, आर ओमेगा, तो मेरी v1 क्या होगी, r1 ओमेगा। अगर मैं यहाँ पे इसे पुट करती हूँ देन मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, हाफ ऑफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अप टू हाफ ऑफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं ओमेगा स्क्वायर को बेटा हाफ ऑफ ओमेगा स्क्वायर को मैंने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे पता है बेटा जब मास का और जो मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है उसका स्क्वायर के साथ वो क्या होता है मेरा इनर्शिया, देन काइनेटिक एनर्जी मेरी क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ ओमेगा स्क्वायर, और ये पूरी टर्म मेरी क्या हो जाएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट विल बी आई, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये सिंपली देखो बेटा आप यहाँ से भी समझ सकते हो, ये क्या है मेरा मास होता है, ये क्या है मेरा एंगुलर वेलोसिटी, मीन्स जब मेरी रोटेशनल मोशन आती है मेरी वेलोसिटी क्या हो जाती है एंगुलर वेलोसिटी, और जब मेरी रोटेशनल मोशन आती है तो मेरा मास क्या हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ से मेरी काइनेटिक एनर्जी भी क्या आ गई रोटेशनल मोशन में, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। अगर मेरी ओमेगा हो जाती है 1, अगर मेरी एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है 1, देन काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ ऑफ आई, तो यहाँ से आई क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये कई बार पूछ लेते हैं कि प्रूव कीजिए कि किसी भी एक, जब मेरी एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट होती है 1 तो मेरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। तो आप इसे ऐसे प्रूव करेंगे, तो क्या मैं इसे लिख सकती हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी of rotation for a body rolling with velocity 1 unit। ठीक है, तो मेरा ऐसे पूछ लेते हैं एग्जामिनर, तो आप इसे ऐसे प्रूव करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके अलग एग्जांपल्स करेंगे, एंगुलर मोमेंटम और ऐसे कई सारे और टॉपिक्स हैं जो ऐसे रिलेटेड होते हैं सेंटर ऑफ मास से। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।